हेलो दोस्तों, आज एक नवीनतम टॉपिक के साथ मैं आपसे रूबरू हुआ और ये इस समय इंटरनेशनल मंच पर भी जा सकता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो विशेष इसकी चर्चा हो ही रही है। पहलगांव टेररिस्ट एक्ट के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात कही है कि वी आर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी हम फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी एक प्रसंग भी हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है और आम आवाम के जहन में जो बातें हैं उनका स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इंडस वैली ट्रीटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ लें। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ इकट्ठा जो इंडियन पेनिनसुलर जिसको कहते हैं, इसकी लीगेसी ये है कि इंडियन ओशन के ये साथ लगते हुए देश हैं और ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्से रहे। श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, ये सारा सब कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज का था। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, दो जो वार हुए, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत ही बड़ा हमको जो फ़ायदा मिला कि कॉलोनीज टूट गई और हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, उनके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एक बड़ी बात यह है, 1945 तक, 1942 तक वार चला। 39 से 45 में वार ख़त्म हो गया जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम डाल दिए थे। उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर पैदा हो गया। एक बात यहाँ मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। दूसरा एक इम्पैक्ट ये हुआ, रसिया बहुत बड़ा अनब्रिडल्ड हो गया। जर्मनी एक चेक था रसिया के लिए और जर्मनी ने बहुत सारे देशों की ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया और टूटने से पहले यूएसएसआर था जो 13 भागों में टूट गया था। इतना बड़ा देश हो गया और इसकी मंशा यहाँ तक थी कि ये आगे भी बढ़कर कैप्चर कर जाता बहुत बड़े हिस्से चाइना और जापान के हिस्से को, लेकिन ये जो धमाका हुआ इसने रोक दिया। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक चीज़ और बड़ी समझने की ज़रूरत है। उस समय जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, अमेरिका का रूजवेल्ट प्रेसिडेंट था, जिनको 4 बार बनाया गया। उसके बाद आया है कानून बदलाव करके 2 बार ही बन सकता है और वो एक बड़े डिप्लोमेट भी माने जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही ताकतवर था और सबसे दुनिया के ऊपर, ट्रेड के ऊपर भी और पॉलिटिकल प्रभुत्व भी, मिलिट्री भी इंग्लैंड की ताकतवर थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में कमज़ोर होने के बाद अमेरिका ने जब सर उठा लिया और ताकतवर जम गया,
तो दुनिया में ट्रेड फैलाने के लिए एक ही रास्ता था, अगर ब्रिटिश कॉलोनीज हटती हैं तो ही अमेरिका आएगा। आप ये देखिए, छोटी सी बात बताता हूँ मैं, छोटी सी। आप प्री वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिंदुस्तान में जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलते थे उस जमाने के हिसाब से आप देख लें, चाहे आप सीविंग मशीन देख लें, उस समय ग्रामोफोन होते थे, या आपकी रेडियो होता था, या साइकिल होती थी, जितने भी टूल्स थे ये अमेरिका, मेड इन अमेरिका नहीं थे, सारे यूरोप से, सारे के सारे यूरोप से आते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक छोटा सा उदाहरण तो आपको कोको कोला का ही है, और बहुत सारे जनरल मोटर्स की गाड़ियाँ आ गई थी, एम्पाला गाड़ी आ गई, एनीवे बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स आए। ये कारण है ट्रेड का, शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड। सो अमेरिका ने उस समय बड़ा चैलेंज था कि अमेरिका किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाए। चर्चिल वॉज ए वेरी पावरफुल मैन। वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भी चर्चिल जमा हुआ था, और चर्चिल बिल्कुल नहीं चाहता था हिंदुस्तान को आज़ादी मिले। यहाँ रूजवेल्ट था, उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए कि अगर डीकोलोनाइज करते हैं ब्रिटिशर्स, खासतौर से इंडिया को छोड़ते हैं, तो हम हिस्सा लेंगे। और उसके बाद अमेरिका आया था। एक जापान ने बड़ी गलती कर दी थी, उनके यहाँ इस क्षेत्र पे मिलिट्री जो अड्डा बना हुआ था हवाई आइलैंड्स पे, यहाँ पर उन्होंने अटैक किया। उसके बाद अमेरिका को गुस्सा आया था। ये इतिहास की बात है। अब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद आया। सीधा यहाँ पर यह आ जाते हैं। आज़ादी से पहले आपको एक चीज़ और अच्छी तरह से समझ लें, आप अच्छी तरह से समझ लें, सिर्फ अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी नहीं थे कि उन्होंने आज़ादी दे दी, इन्होंने चाबी ले ली, क्योंकि अमेरिका जीत चुका था और अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। तो अपनी तरह से दुनिया के ऊपर वो अपनी जियोपॉलिटिक्स चला रहा था। और जो 1947 में हमको नक्शा दिया गया, और ये नक्शा 2 साल पहले ही बनाया जा चुका था। सिर्फ माउंटबेटन को भी शायद पता ना हो माउंटबेटन प्लान क्या हो, उसको बस दस्तक करने के लिए रख दिया, और ये सारा सब कुछ हो गया। रेड क्लिफ आए, थोड़े से दिन के लिए आए थे, और ये सारा को 15-20 दिन में आदमी कैसे कर सकता है। इसका एक उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूँगा। लाहौर वाज ए हिंदू सिटी, और अमृतसर वाज मेजोरिटी मुस्लिम सिटी। पाकिस्तान को ये हुआ कि हमारे पास कोई भी बड़ा शहर नहीं है, इसलिए उन्होंने लाहौर, और जो कुछ भी मांग रहे थे, जो कुछ भी चाह रहे थे, पाकिस्तान को सब कुछ दिया जा रहा था। और प्रेशर ये हो गया था, हालत ये हो गया था, इंग्लैंड भी थोड़ा थोड़ा दोबारा से जमने लग गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में अगर इंग्लैंड और थोड़ा जम जाता और चर्चिल आ जाता तो हमको आज़ादी नहीं मिलनी थी। हालत ये हो गई थी, उधर जिन्ना का प्रेशर, हालत ये हो गई थी कि जैसी भी आज़ादी मिल जाए वही ठीक है। हमारे 575 प्रिंसिपल स्टेट्स थे, जूनागढ़ गुजरात का, हैदराबाद निज़ाम, ये कश्मीर, इधर ये वाले जो क्षेत्र थे, बहुत सारे ऐसे करते थे, और भी हो जाते जो हिंदुस्तान के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स है, इसका चैप्टर हम किसी दिन और ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगले किसी वीडियो में हम बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने इस वैल्यू, इसके जो टॉपिक है उसी के साथ। आज़ाद हो गया, और ये पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग और हिंदुस्तान अलग ये बना। देखिए, राजा करण सिंह थे उसमें जम्मू कश्मीर के, और वो साइन नहीं कर रहे थे। और जब कबालियों का मतलब ये था कि बाहर से वेपन मिल रहे थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे, और यहाँ कर दिया काम। हमारे सर के ऊपर 2 ये क्षेत्र, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा जमा बैठा। इधर से 1962 में
असके चिन्ह, ये जो हमारा लद्दाख का हिस्सा है अकाई चिन्ह, यहाँ पर चाइना के बैठ गया, यानी हमारा यहाँ से रुक गया। एक बड़ी बात और है, इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने बताया था, हिंदुस्तान का कहीं से भी व्यापार सड़क या इंटरनेशनल व्यापार या रेल से नहीं होता, जबकि हम बहुत बड़े भूभाग, जैसे इंडिया है पूरे एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा व्यापार हो, लेकिन हमको रोका हुआ है, हमारे रास्ते रुके पड़े हैं, ये बैरियर बना दिया। जिस तरह से अमेरिका मिडल ईस्ट में इजराइल को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर यहाँ कंट्रोल करता है, इसी तरह एशिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाए थे। और अब भी लेटेस्ट डिसीट हुआ है बांग्लादेश में, इसके पीछे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा बांग्लादेश पे भी, बर्मा पे भी यहाँ होने लग गया था। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो उनको पसंद नहीं आ रहा और वो अपदस्त करते रहते। हमारी भी कुछ एक गवर्नमेंट्स हैं, उनको डिस्टेबलाइज किया गया। हिंदुस्तान क्योंकि नया आज़ाद हुआ था। अब आ जाएं, आप सीधे बात यही करते हैं। ये देखिए आप अगर मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक करके बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये इंडस रिवर है। हिंदुस्तान का बॉर्डर अगर इंडस रिवर के साथ होता तो हमारा पूरा का पूरा डेजर्ट है राजस्थान का, ये सारा का हरा भरा हो जाता। लेकिन इंडस रिवर हमारे बॉर्डर से लगभग 60 से 100 किलोमीटर दूर रह जाती है, छोटा सा इलाका है। ऊपर एक और बड़ी बात बता देता हूँ, जितनी भी ये नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, सिंध, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका ये है क्या, ड्रेनेज इस तरह का है कि वेस्ट की तरफ तकरीबन बहती हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ बहती हैं। यहाँ दिक्कत ये हो गई, जैसे पूरा का पूरा पानी का, इन नदियों का स्रोत जो सोर्स था वो तो इंडिया में रह गया, और पूरा का पूरा जो बेसिन है जहाँ बहाव होता था ड्रेनेज, वो पाकिस्तान में चला गया। ये दोनों जगह हुआ। यहाँ बांग्लादेश बना, ये बांग्लादेश जो उस समय पश्चिम यहाँ पूर्वी पाकिस्तान बनाया था, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं। यहाँ पर भी दिक्कत ये हो गई थी कि सारी की सारी कॉटन ग्रो करने वाला क्षेत्र था वो बंगाल के पास चला गया था, और इंडस्ट्री थी सारी हिंदुस्तान के पास रह गई, यानी दोनों जगह नुकसान हो गया था। बंटवारा बहुत साइंटिफिक नहीं था। अब हुआ क्या, आज़ादी को 1948 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, वो चीज़ें ठीक हुई। हिंदुस्तान में कड़ करती हुई गरीबी थी, बहुत सारे निपट इलिटरेसी थी, बहुत बुरी तरह से इलिटरेसी थी, महामारियाँ आती थी। अब सोच नहीं सकते उस समय क्या क्या चीज़, हैजा, कोलेरा, मलेरिया, टीबी, यानी बहुत बुरी हालत थी। आज जैसा देश नहीं था, इसको उठाना उस समय बड़ा मुश्किल काम था। और ऊपर से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो अपना अपना मार्केट ही खोज रही थी, और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता और बढ़ता है और बढ़ता ही जा रहा था। 1952 में ये विचार है कि पानी का बंटवारा किस तरह से आया, और धीरे धीरे बात ही नहीं हो रही थी, किसी तरह से मान ही नहीं रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मानने की बात इंडिया ने पाकिस्तान कर रहा था, और पाकिस्तान में अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक को इंटरफियर करना पड़ा, क्योंकि दोनों जगह से दोनों ही देश विदेशी वित्तीय सहायता के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे, इसलिए वर्ल्ड बैंक की माननी पड़ी। और 1960 में 1960 में जा कर के ये एक ट्रीटी है, इसके ऊपर सिग्नेचर हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा, क्योंकि हमको पैसा देना पड़ा, इसलिए ये भी कहना पड़ा कि तो हमने एक तरह से पानी को हमने खरीदा है, क्योंकि सारा का सारा पानी इस तरफ बहता था।
इस पानी के साथ मिलियंस ऑफ पीपल का फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। और दो चीज़ और जुड़ी हुई हैं, वो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ट्रीटी नहीं होती, तो जो फूड सिक्योरिटी आज पाकिस्तान को मिली हुई है ये नहीं होती और हमको भी। कुछ एक बात इसके पीछे और जुड़ी हुई है। मैं इस क्षेत्र के पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स को भी टच करना चाहूँगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं और सिर्फ अमेरिका ही नहीं और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, और भी बहुत सारे इसमें पार्टीज पैदा हो रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और चाइना हालांकि सीधा सीधा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा पड़ोसी है, हर चीज़ में इसका हस्तक्षेप रहता है। अब इन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ी रोड का निर्माण करना शुरू कर दिया है। इस रोड को BRI कहते हैं, और इस यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ वन बेल्ट वन रीजन की जो कंसेप्ट है वो देखिए, कंसेप्ट में कमी नहीं है। अगर चाइना से हम ये इस क्षेत्र से होता हुआ एक और भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC जिसको कहते हैं, ये इनकी पोर्ट्स को यूज़ करते हुए अफ्रीका और एशिया और यूरोप, इस सारे क्षेत्र के ऊपर चाइना अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। और इसी कारण से ये सड़क डेवलप होती जा रही है। यहाँ एक बड़ी बात और बताना चाहूँगा कि हमने जो सतलुज के ऊपर हमने डैम बना दिया, भाखड़ा डैम, अब रावी और ब्यास हमारे पास 2 रिवर्स और बच गई। हमने SYL यानी सतलुज और यमुना लिंक कैनाल से रावी ब्यास के पानी को, जो पाकिस्तान में फ्री में बहता जा रहा है, पानी भी ज़्यादा नहीं है, ये इसमें यमुना लिंक में करके और नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में इसका उपयोग कर रहा था। ये कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से जो फंडेड, जो डिस्टर्बेंसेस हुए, जो टेररिज्म आया पाकिस्तान में, जो कैंप बनाए गए, ये हमारे कश्मीर को, पंजाब को बार बार डिस्टर्ब करते रहे। ये इसको कहते हैं लो कोस्ट वार। और अब पहलगाम आ गया। पहलगाम आने के बाद ये एक बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये इशू बड़ा इमोशनल हो जाता है, सीधा ये कहने लगे कि आप अगर ऐसा करते हो तो हम इंडस वैली वाटर ट्रीटी इसको हटा देंगे। ये एक मुसीबत पैदा कर देगा पाकिस्तान के लिए। इतना आसान चीज़ें नहीं होती जितना कह दिया और कर दिया, लेकिन ये भी आप ये देखिए, आसान तो धारा 370 को हटाना भी नहीं नज़र आता था। पाकिस्तान बिल्कुल आ गया इस बात से। बहुत सारा पानी सिंध नदी में बहुत ही बड़ा पानी है। ये पानी का बंटवारा 70% तो पाकिस्तान के पास गया, 30% ही हमारे पास आया है इंडस वैली, क्योंकि ये तो कह रहे थे सारा का सारा ही पानी हमारा है, इंडिया का इसमें हिस्सा ही नहीं है। इसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस है वो वर्ल्ड बैंक ने किया, और पाकिस्तान ने अपने कैनाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना लिया कि पाकिस्तान को एक कंट्री ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, एक कंट्री ऑफ कैनाल्स। यहाँ एक बात और बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, वो है जितने भी हमारे इस क्षेत्र के साथ लगते हुए देश हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, हमारा कश्मीर है, हमारा पंजाब है, ये सारे के सारे इस समय बड़े वाइब्रेंट रहे,
और जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये अड्डा हो गया। रशिया अफगानिस्तान को खा गया था और वार्म वाटर में आना चाहता था। पाकिस्तान हमेशा ही एक्टिव रहता है। ये बिन लादेन यहीं पे पकड़ा गया था। सिर्फ होता है हमारे ऊपर भी बार बार यहीं से आती है। यानी एक जिसको बिगड़ा हुआ देश जिसको कह सकते हैं, एक फैक्ट्री चला रखी है टेररिज्म की पाकिस्तान ने। अब अगर ये पनिशमेंट, ये जिस तरह से किसी की रग मिल जाती है ना, अगर इंडस वाटर ट्रिएटी स्क्रैप हो जाती है तो ये समझो पाकिस्तान की रग दब गई है। ये हमारे पास जैसे गर्दन पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान की गर्दन है यहाँ पर, अगर ये रिवर्स आ जाती हैं। पाकिस्तान इज एन एटॉमिक स्टेट, चाइना की बैक भी है, इंडिया इज एन एटॉमिक स्टेट और अपना वर्चस्व बढ़ता भी जा रहा है। देखिए बातचीत और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे नीचे चलते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपने पड़ोसी के साथ बिहेवियर कभी भी ठीक नहीं रहता। आप यू कैन चेंज द फ्रेंड्स, आप रिलेशंस में भी ऐसा हो सकता है, चेंज कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को नहीं कर सकते। हमारे जो एशियन टाइगर्स हैं, जितने भी ये देश हैं, सार्क कंट्रीज विशेष तौर से इंडिया है, इसके साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब आपस में अगर बॉर्डर्स को खोल देते हैं, खुला ट्रेड कर देते हैं, तो इनकी आपस में डिमांड इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, सभी की को फ़ायदा होगा और इनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन आपस में काम दूसरे लगे भी नहीं हुए, लगा रखे हैं। कारण ये वही है कि जो विकसित देश जो अपने आप को विकसित समझते हैं, उनके लिए हम बहुत बड़े मार्केट हैं और अपने मार्केट को कौन खोना चाहता है। पाकिस्तान एक स्टेज बनाई हुई है जिसके ऊपर नाटक होते रहते हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम तो यही रहता है कि कुछ भी हो, उन्होंने अपनी तरह से अपना काम चालू रखना है। वो ये भी कहेंगे सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, कहीं चुनाव है क्या। ये रात इंदौरी की लाइन है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, चलती रहती है। जब आप ये इंडस वाटर ट्रिएटी को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ एक दो नाम बहुत हैं। एक लिलियांथल, LILIANTHAL, ये टेनेसी वैली अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए अमेरिकन इंजीनियर्स थे। इनका बहुत बड़ा काम था और ये बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। इन्होंने इस ट्रिएटी को बनाने में बड़ा काम है। एक मिस्टर ब्लैक थे, इन्होंने जो काम किया कि आपस में डेटा शेयर करेंगे, ऑपरेशन के बाद सारी बातें बताएंगे, कॉस्ट का असेसमेंट भी इन्होंने ही लगाया और ये भी कि 3 इधर दे दें उधर दे दें, नदियों का बंटवारा भी इन्होंने किया। ये व्यवहारिक था। तो इस आदमी का नाम भी लिए बगैर पूरी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान ने 10 किस्तों में 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उस समय पाकिस्तान को दिया था इस पे साइन करने की एवज में। तो हमारे पास आ गई रावी, सतलुज और ब्यास, और पाकिस्तान के पास झेलम, चेनाब और इंडस, ये रिवर्स चली गई और पाकिस्तान के पास 47 मिलियन क्यूबिकल एकड़ पानी जाता है इस तरह से। तो हम अगर इसको सस्पेंड कर देते हैं तो एक तो डेटा शेयरिंग नहीं होगा, एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो पिलपिला जाएगी, एक सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगा और एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स और इंडस्ट्री और पीने के पानी के लिए पाकिस्तान में दिक्कत हो सकती है।
ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। फिर दोबारा से बता देता हूँ। 1960 में सिग्नेचर हुआ, 47 में हम आज़ाद हो गए थे। उसके बाद हमारी छोटी छोटी बातों के ऊपर आपस में ठीक ठाक संबंध नहीं रहे पाकिस्तान के साथ कभी। 52 में बात हुई और जवाहरलाल नेहरू इसमें सिग्नेचरी थे और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से बना। और मैंने बताया था लिली एंथक थल, ये जो टेनेसी वैली अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए इंजीनियर थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 रिवर्स इंडिया को सतलुज, ब्यास और रावी, और झेलम, सिंधु और चेनाब ये पाकिस्तान को दिया गया। बोर्ड इकट्ठा होगा, दोनों के ऊपर डेटा शेयर होंगे, ये बातें हुई। ये अभी तक वार होने के बाद भी ट्रीटी अभी तक एक सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, एक्सेप्ट कि अब जो पहलगाम हुआ है तो इस मामला उठा है। और ये भी हो सकता है जैसे 370 स्क्रैप हो गया, उसी तरह से इंडस वेल वाटर ट्रीटी ये भी स्क्रैप हो सकती है या इसके ऊपर दोबारा से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हो सकती है, क्योंकि हमारा थर्ड डेजर्ट है वो सिंधु नदी के बहुत नज़दीक है। इधर से पानी आ सकता है तो यहाँ से वापस यहाँ पर भी आ सकता है, तो शेयरिंग ऑफ वाटर के ऊपर और बातचीत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना है।